welcome you all in the online classes of Bishop Academy. And now, in the previous class, we shall discussed about the principle of superposition. And in this part, we have a question based on the principle of superposition. मीन्स इस क्वेश्चन के माध्यम से हम यही आपको बताना चाहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम यूज कैसे करेंगे। क्या जो फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आया था उसका हम इस्तेमाल करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, हम फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो सिर्फ जब पेपर में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रूव इट या डेराइव इट्स एक्सप्रेशन, तभी आप उसको करोगे। नहीं तो जब क्वेश्चन आएगा ना, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन के थ्रू जो बोर्ड पे यहाँ पर आपके सामने है, 3 चार्जेस Q each, small q each placed at the corners of an equilateral triangle of side A. Find the force on a charge capital Q placed at the centroid of the triangle. ट्रायंगल के सेंट्रॉयड पर अगर कोई चार्ज Q रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमें बताना है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही क्वेश्चन है। देख लेते हैं कैसे। कंसीडर करते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ABC एक ट्रायंगल है और इनके तीनों कॉर्नर्स पर जो है स्मॉल q चार्ज, यहाँ भी स्मॉल q चार्ज और यहाँ भी स्मॉल q चार्ज रखे गए। और इनका सेंट्रॉयड जो होता है, इनके मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस ड्रॉ किए जा सकते हैं। मैंने नाम लिख दिया AD, BE और CF। ये 3 हमारे मीडियंस हैं, AD, BE एंड CF। और इनका जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसको हम G से रिप्रेजेंट करें और यही हमारा सेंट्रॉयड होता है। यहाँ पर रखा गया है आपका कैपिटल Q चार्ज, यहाँ पर है। अब देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे है। यहाँ पर इस G पॉइंट पर एक चार्ज है कैपिटल Q, और इसको छोड़ करके देखें तो सराउंडिंग में और 3 चार्जेस हैं, यहाँ B पॉइंट पर और C पॉइंट पर 3 चार्जेस हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 3 चार्जेस हैं सराउंडिंग पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस Q चार्ज के ऊपर जो है इन तीनों चार्जेस की वजह से फोर्स पता करना है। तो हुआ ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर इसके ऊपर सिर्फ एक चार्ज की वजह से पता करना होता, सिर्फ ओनली वन, तो कुलाम्स लॉ से डायरेक्टली पता कर लेते। पर यहाँ 3 सराउंडिंग में चार्ज है, इसकी वजह से भी यहाँ फोर्स, इसकी वजह से यहाँ फोर्स और इसकी वजह से यहाँ फोर्स। तीनों की वजह से हमें जो है कैपिटल Q वाले पे फोर्स पता करना है। तो फोर्स पता करने के लिए अब क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो हम कुलाम्स लॉ ही यूज करेंगे। एक इसकी वजह से यहाँ फोर्स निकालेंगे, इसकी वजह से और इसकी वजह से, यानी तीनों की वजह से हम फोर्स निकाल के और उनका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। और कुलाम्स लॉ में हमें रिक्वायरमेंट होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सबको मालूम ही रहता है। Q1 Q2 चार्ज तो पता ही है हमें, और उन चार्जेस के बीच का सेपरेशन ये हमें यहाँ पर नहीं गिवन है। हमें यहाँ पर गिवन है हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है, A है, ये पता है हमें। तो सबसे पहले हमें इन सभी चार्जेस की वजह से क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है इनके बीच का। तो मान लिया जाए A और G के बीच का अगर हमें डिस्टेंस पता करना है, तो आपको मालूम है मीडियन किसी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो 2:1 में डिवाइड होता है, 2:1 में डिवाइड होता है। और किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वही उसका एल्टीट्यूड भी होता है। और किसी ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड, यानी कि अगर हम AD की बात करें तो ये √3/2 इंटू साइड होता है। ये फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का। एल्टीट्यूड मतलब AD, किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर अगर सामने डाला जाए तो सामने वाले साइड पर AD का जो वैल्यू है √3 इंटू साइड होगा, तो पूरा इसका वैल्यू पता चल जाएगा। √3/2 इंटू साइड का वैल्यू जो है वो A है, तो हमारे पास आ जाएगा √3a/2। ये हो गया हमारा पूरा एल्टीट्यूड AD। हमें सिर्फ पता करना है AG का वैल्यू। तो AG को देखा जाए तो AG जो है हमारा 2 हिस्सा है, 2 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 3 पार्ट। टोटल अगर पार्ट्स गिने तो ये है 2 हिस्से
और यह एक हिस्सा, टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा 3, और उसमें से लेना कितना हमें 2 पार्ट। तो हम क्या करें, AD का कर दें हम 2/3, 2/3 जो है कर दें अगर AD का, तो ये हमारा हो जाएगा AG का वैल्यू 2/3, और AD का वैल्यू हमारे पास √3a/2, 2 कैंसल आउट हो जाएगा और ये बन गया हमारे पास √3/3a। ये हमारा हो गया AG। AG मतलब कि इस चार्ज स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस। अब इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये रेशियो था, वैल्यू नहीं था, ये रेशियो था। सिमिलर, जितना बड़ा ये एल्टीट्यूड होता है AD उतना ही BE होगा, तो BG भी हमारा यानी कि स्मॉल q और इसके बीच का डिस्टेंस यही होगा, और C से भी G तक का डिस्टेंस यही होगा। डिस्टेंस हमें पता चल गया। अब चलते हैं एक एक करके हम फोर्स पता करते हैं। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट A लिखते हैं। चूंकि तीनों पर हमारा सेम चार्ज रखा गया है, इसलिए मैं जो है पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं। पॉइंट A पर जो चार्ज है उसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट A, पॉइंट A पर जो चार्ज स्मॉल q है, तो फोर्स जब निकालोगे ना F = हो जाएगा, यदि हम इसका नाम F रखें तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 को बार बार लिखने के बजाय मैं K लिख दे रहा हूँ, इंटू Q और कैपिटल Q, इन्हीं दोनों के बीच का फोर्स पता करना है। यहाँ है स्मॉल q और यहाँ है चार्ज कैपिटल Q, अपान इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ आ चुका है, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, और ये 9 चला जाएगा ऊपर, यहाँ मैं 9 लिख दे रहा हूँ, और A जो है यहाँ पर स्क्वायर में रहेगा, A²। ये हमारा R² का वैल्यू हो गया। अब हम अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। मैं यहाँ पर F1 का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया टुवार्ड्स GD, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अलोंग GD। ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसका वैल्यू है। क्लियर है ये बात? इसको मैं F1 लिख रहा हूँ पहले वाले की वजह से, या FA लिख सकते हैं आप, यहाँ भी मैं FA कर दे रहा हूँ क्योंकि A पॉइंट की वजह से ये फोर्स है। अब B पॉइंट वाले की वजह से पता करते हैं। तो देखो B पॉइंट पर भी स्मॉल q चार्ज है, यहाँ कैपिटल Q चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस वही है जो ऊपर वाले के बीच था। तो हमारा जो FB का वैल्यू आएगा वो भी इतना ही आएगा, ये 9K, 9 पहले लिख दिया, K स्मॉल q कैपिटल Q अपान 3A², और इसका डायरेक्शन जो होगा B, ये भी उस चार्ज को रिपेल करेगा इधर की तरफ, G की तरफ होगा। इसका मैं नाम FB रख रहा हूँ, यहाँ पर FB मैंने लिखा है और यहाँ भी लिख दे रहा हूँ अलोंग GE के अलोंग ये डायरेक्शन है हमारा। थर्ड, हम अगर FC पता करते हैं C की वजह से, तो यहाँ भी वही है चार्ज, और यहाँ पर दोनों स्मॉल q कैपिटल Q चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस वही है जो पहले था, तो सेम वही आएगा, और 9K स्मॉल q कैपिटल Q अपान 3A², और इसका जो डायरेक्शन होगा FC का वैल्यू है ये हमारा, इसका डायरेक्शन होगा C से इधर की तरफ, ये हमारा होगा GF की तरफ। इसको मैं FC रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अलोंग GF, G से F की तरफ है, यहाँ पर दिखा दिया गया है G से F की तरफ एरो। ठीक है, अब जो है हमारा टारगेट क्या है, हमारे पास तीन फोर्स FA, FB और FC तीनों पता लग चुके हैं। तीनों के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज तीनों सेम है, और इनके बीच का जो है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों का वेक्टर सम करना है। तो जब भी तीन फोर्स आपको मिल जाए, चार मिल जाए, तो वेक्टर सम कैसे करते हैं, पहले वाले का दूसरे में वेक्टर सम करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम तीसरे में करेंगे। मतलब पहले हम इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका वेक्टर सम हम करेंगे किससे, FC से करेंगे। तो पहले इन दोनों का वेक्टर सम करते हैं। FA और FB को देखें,
एफ ए हमारा है इधर की तरफ, ये नीचे की तरफ रहा, ये रहा, और एफ बी हमारा इधर की तरफ है, ये। इन दोनों को अगर हम ऐड करें, या किसी दो को हम ऐड कर लेते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, एफ सी और एफ बी को पहले ऐड कर लेते हैं, वही बात होगी। एफ बी और एफ सी को ऐड करते हैं और फिर जो आएगा उसको हम एफ ए में ऐड करेंगे। तो एफ बी और एफ सी से मैं कह रहा हूं कि एफ बी हमारा इधर की तरफ है और एफ सी इधर की तरफ है। इनके बीच का अगर हम एंगल की बात करें तो ये 90-90 होगा। टोटल अगर देखें तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए एफ जी ई, जिसमें ये दोनों 90-90 180 निकल गए, मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। रिमेनिंग जो एंगल ए है पूरा, और ये पूरा एंगल क्यू और जी के बीच जो है, तो 1, और ये होगा इक्विलेटरल में 60, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 120 का। तो पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम इसको सम करें, पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम सम करें तो हमारे पास एफ ए एफ बी और एफ सी का जो सम है, यानी हम लिखेंगे वेक्टर सम ऑफ एफ सी एंड एफ बी, और इनके बीच जो एंगल है वो हमारा 120 डिग्री, ये हम पता कर चुके हैं। तो यह फार्मूला होगा हमारे पास, उसको हम एक फोर्स F मान लेते हैं। एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि एफ ए और एफ बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसलिए मैं दोनों को क्या लिखूंगा, सिर्फ F लिखूंगा। हमें रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए एफ आर, रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का। ध्यान से देखना, एफ सी और एफ बी मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ पर एफ बी और एफ सी नहीं लिखूंगा, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए दोनों को हम कुछ मान लेते हैं, F मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वेयर, ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 120 एंगल है। और सभी को मैंने एफ बी एफ सी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना होता है हमें, और मैग्नीट्यूड सबके क्या है, सेम है। थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए अगर हम सबको एक वर्ड लिख लें, एफ स्क्वायर, यहाँ भी एफ इंटू एफ हो जाएगा, एफ स्क्वायर सब में कॉमन है, बाहर कर लीजिए, बाहर निकल के आ जाएगा एफ, ये एफ आर मतलब रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू मिल रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, वेक्टर हटा दीजिए यहाँ से, ये बना, यहाँ पर एफ स्क्वायर निकल गया 1, यहाँ से भी निकल गया 1, ये हो जाएंगे दोनों मिलके 2 + 2 cos 120 का वैल्यू जो है -1/2 होता है, -1/2 होता है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ f बचा हुआ है रूट के अंदर 2, और ये माइनस बना देगा 1, 2 - 1 1, रूट में 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया कितना, f के बराबर ही आया। और f क्या था, एफ बी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, मॉड ऑफ एफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ सी, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, इसलिए हम इसको f लिख रहे हैं। तो यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट आया किसका किसका, एफ सी और एफ बी का रिजल्टेंट आया, उसका भी जो वैल्यू है वो f के बराबर ही है। और f हमने किसको माना है, एफ बी और एफ सी के मैग्नीट्यूड्स को माना है। यहाँ पे ये वेक्टर हटा देते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात आती है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स आया है हमारे पास एफ सी और एफ बी का, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यदि दो फोर्स इक्वल हो या दो वेक्टर इक्वल हो और उनका रिजल्टेंट हमें पता करना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो ध्यान रखिए उनका रिजल्टेंट हमेशा बीच से जाता है। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए हमारे पास जो है दो फोर्स हैं, एक 8 न्यूटन का है और दूसरा भी 8 न्यूटन का है, और इन दोनों का रिजल्टेंट पता करना है। यदि इनके बीच का एंगल हमारे पास 70 डिग्री है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल अगर 70 डिग्री है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, मतलब एक से 35 और दूसरे से भी 35। अब ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर दो फोर्स है एफ सी और एफ बी, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो रिजल्टेंट मिल गया हमें एफ। और ये जो रिजल्टेंट एफ का जो डायरेक्शन होगा ना, वो इन दोनों के बीचों बीच से जाएगा। मतलब अगर ये पूरा एंगल 120 है तो इधर से भी 60 और इधर से भी 60 होगा, और जब दोनों से 60-60 बांटेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो एफ आर का डायरेक्शन आ जाएगा एकदम बीचों बीच में इस लाइन के अलोंग, यानी जी से
ए की तरफ हो जाएगा। किसका किसका? एफ सी और एफ बी का रिजल्टेंट। एफ आर हो गया ऊपर और एफ ए जो एक बचा हुआ फोर्स था हमारा, मैंने कहा था ना इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, जो मिलेगा उसको मैं वेक्टर सम करूंगा एफ ए के साथ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिला वो भी इसी के बराबर मिला, 9k क्यू स्मॉल क्यू 3a स्क्वायर के बराबर, जो कि क्या है? ऊपर की तरफ है। और एफ ए का भी मैग्नीट्यूड क्या है? यहां पर मैं एक और लिख रहा हूं, एफ ए का भी जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी एफ के बराबर ही है, क्योंकि तीनों के तीनों मैग्नीट्यूड क्या है? आपस में इक्वल है। तो एफ ए हमारा लग रहा है नीचे की तरफ और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया एफ आर ऊपर लग रहा है। तो ये दोनों एफ आर और एफ ए जो है इनको हमें वेक्टर सम करना है, क्योंकि एफ सी और एफ बी का तो हम कर चुके, एफ आर आया है रिजल्टेंट फोर्स। ये दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। कैसे पता चल रहा है? एफ आर का रिजल्टेंट आया एफ के बराबर और एफ जो है वो एफ ए एफ बी एफ सी तीनों के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज। मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ अपोजिट है। अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिजल्टेंट 0 मिलता है, यानी कि नेट फोर्स जो होगा हमारा क्यू के ऊपर, यानी कि हम लिखेंगे नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि FC और FB का भी रिजल्टेंट वही आया जो FA का मैग्नीट्यूड था, ठीक है, और दोनों अपोजिट हैं और साथ के साथ इक्वल भी हैं। तो इक्वल और अपोजिट होने की वजह से नेट फोर्स जो होगा हमारा Q चार्ज के ऊपर इन तीनों की वजह से। अब देखो पूरा क्वेश्चन का अगर हम समरी देखें तो हमने क्या किया? सबसे पहले डिस्टेंस पता किया इन चार्जेस से कैपिटल Q के बीच का, यानी AG, BG और CG जो कि सेम मिले, वो मिला √3/3a। फिर हमने क्या किया? कैपिटल Q के ऊपर A वाले की वजह से फोर्स, B वाले चार्ज की वजह से फोर्स और C पर मौजूद चार्ज की वजह से फोर्स, तीनों फोर्स निकाला तो हमको तीनों इक्वल मिले। पर तीनों को इक्वल तो तब हम कह पाते हैं ना, मैग्नीट्यूड बस इक्वल कहेंगे, डायरेक्शन तीनों के अलग अलग हैं इसलिए इनको हम इक्वल नहीं कह सकते। इसलिए मैंने तीनों का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल मान लिया एफ के। मैग्नीट्यूड को तो इक्वल कर ही सकते हैं। अब जब हमने क्या किया? एफ सी और एफ बी एफ सी का हमने वेक्टर सम किया, पहले यहाँ लिखा भी है सम ऑफ एफ बी एंड एफ सी। इनके बीच एंगल हमने निकाला था 120 डिग्री और रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ लगाया, हमने निकाला, इसका रिजल्टेंट भी F के बराबर ही आया। F मतलब एफ ए एफ बी एस सी के मैग्नीट्यूड के बराबर मैग्नीट्यूड आ गया इसका रिजल्टेंट का। बट इसका डायरेक्शन मिला ऊपर की तरफ और एफ ए जो पहले से पड़ा था उसका डायरेक्शन नीचे। इक्वल और अपोजिट फोर्स हुए इसलिए नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब भी हम सुपरपोजिशन पर प्रिंसिपल पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वेक्टर के लॉजिक अपने खुद लगाएंगे, ये नहीं कि जो एक्सप्रेशन हमने पिछले क्लास में डिराइव किया था उसकी तरह से करेंगे तो फिर फंसेंगे। हमें क्या करना होगा? हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा इस तरीके से। तो ये मैंने एक न्यूमेरिकल इसलिए बताया कि आपको प्रिंसिपल आप सुपरपोजिशन पर करने आ जाए। आपके बुक में सैम्पल प्रॉब्लम में या एग्जाम्पल्स में और प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के रूप में तमाम सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। आप जो है उनको सॉल्व करिए और उनमें से जिन क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन आपको नहीं आते हैं उनको जो है व्हाट्सएप पर या गूगल क्लासरूम पर आप क्वेश्चन नंबर के साथ या क्वेश्चन ही पूरा फ़ोटो खींच करके अटैच कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन यहाँ क्लासरूम में डिटेल बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।